में होगा ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, अपन देखेंगे कि अपना एटमॉस्फेयर कैसे बना है। ठीक है, देखो अगर मैं थोरोली आपको समझाऊँ तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये 3 फेज में बना है। कई इसे 4 फेसेस भी बताते हैं, बट इसका जो निर्माण हुआ है ये अपन बोल सकते हैं कि 3 फेसेस में हुआ है। फेज फर्स्ट, सेकंड और फिर आता है आपका थर्ड। तो हमें ये 3 फेज देखने को मिलते हैं जिसमें हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बना है। ठीक है, अलग अलग फेज है जिसमें अलग अलग प्रोसीजर हमें देखने को मिलती है, और उसके बाद हमारा जो करंट एटमॉस्फेयर है, या जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जो मॉडर्न एटमॉस्फेयर है, वो हमारे जो है बनता है। ठीक है, अब देखो अपन सिक्वेंशियल तरीके से चलेंगे। फर्स्ट एटमॉस्फेयर के फर्स्ट फेज फेज पे चलेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड पे। तो देखो हमारी जो अर्थ है, अर्थ की अगर अपन ओरिजिन की बात करें, तो हमारा जो अर्थ का जो ओरिजिन होता है वो लगभग होता है 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4.6 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। और नो डाउट आपको पता होगा कि बिग बैंग सिद्धांत जो था हमारी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो थी, उस थियरी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को प्रूव करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो उसके थ्रू बना था। और हमारी जो अर्थ है वो लगभग 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब बनती है। तो जैसे ही हमारी अर्थ बनती है, और आपको पता है कि अगर अपन जहाँ से हमारी अर्थ बन रही है, उस छोटे से बिंदु से लेकर, जिसको अपन लोग पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बोलते हैं, वहां से हमारी अर्थ का क्या होता है, बेसिकली ओरिजिन होता है। तो जब अर्थ बनती है, और स्टार्टिंग में हम लोग बोलते हैं कि अर्थ जो थी वो एक आग का गोला थी, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुई थी, धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ कूलिंग हो रही थी। तो इसी 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जब हमारी अर्थ बनती है, तो अर्थ के बनने के साथ अर्थ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, जो कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे जहाँ पे सारी दूसरी गैसें जो थी वो अभी विकसित नहीं हुई थी, बट हाइड्रोजन और हीलियम जो कि पहले ही नेबुला से ही अपनी जो थी वो एग्जिस्टेंस में थी। और अर्थ के बनने के बाद, जब हमारा अर्थ किस तरीके से था अगर अपन बोले, तो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ था, मतलब अपन बोल सकते हैं कि अभी वो लिक्विड की पोजीशन में ही था, है ना, अभी उसमें डिफरेंशिएशन भी नहीं हुआ था। तो इस प्रकार के अर्थ पे जो हमें गैसेस देखने को मिलती है वो है हमारी कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। मतलब हमारा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो हमें गैसेस देखने को मिलती है वो है हमारी हाइड्रोजन और हीलियम। हमारे एटमॉस्फेयर का जो फर्स्ट फेज मैं आपको बोल रहा हूँ वो यही है कि अर्थ के ओरिजिन के साथ अर्थ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, वो एग्जिस्ट कर रही थी। ये जो है हमारा ये फर्स्ट फेज है। बट इसमें कुछ ट्विस्ट है। देखो अभी हमारा जो अर्थ है वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है। और अगर वो सॉलिड नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं कम है। मतलब अर्थ का उस समय ग्रेविटेशन जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो कम था। क्यों? क्योंकि अर्थ की डेंसिटी लो है, अर्थ का मास लो है, और अभी तक वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी प्रोसेस ऑफ कूलिंग चल रही है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कूलिंग का मतलब धीरे धीरे जो है अर्थ वो ठंडी हो रही है। तो अभी ग्रेविटेशन कम है। सेकेंड चीज अगर मैं बात करूँ, तो जब प्रोसेस ऑफ कूलिंग हो रही थी, तो उसके बाद में जब प्रोसेस ऑफ कूलिंग हो जाती है, उसके बाद मैटर का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमारे जो मैटर है वो कोई कोर में, कोई मेंटल में, कोई, है ना, इस तरीके से वो है डिफरेंशिएट होते हैं। बट जब तक हमारी पृथ्वी अर्थ लिक्विड में थी, सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुई थी, तब तक हमारे यहाँ कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। मतलब कोर जैसी कोई चीज अभी हमें वर्तमान में देखने को नहीं मिल रही थी। इस कारण से हमारा जो अर्थ है, और अर्थ का जो खुद का मैग्नेटिक जोन है ना, वो मैग्नेटिक जोन भी हमें देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब ग्रेविटेशन तो लो था, उस ग्रेविटी के लो होने के साथ साथ जो दूसरी चीज हमें देखने को मिलती है, कि अर्थ का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था। अब चूंकि ग्रेविटेशन भी नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था, इस कारण से हल्की गैसें जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम, ये तो एग्जिस्ट कर रही थी, बट उतना ग्रेविटेशन फोर्स नहीं था कि बाकी सारी गैसों को अर्थ बांध कर रख सके, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था। तो फेज वन में होता क्या है, थोड़ा सा समझना अच्छे से, कि हमारा जो सन है, सन भी बन चुका था,
तो हमारे सन से क्या होता है ना, कुछ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल लगातार निकल रहे होते हैं, जिसको अपन लोग बोलते हैं सोलर विंड। ठीक है। तो अर्थ से लगातार क्या निकल रही होती है, सोलर विंड्स निकल रही होती है। सोलर विंड्स कुछ और नहीं होती, जो सन में जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जो होते हैं ना, वही सन से निकल रहे होते हैं, है ना, और जो बहुत तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत क्या होती है, तेज होती है। और जब ये हमारे सौरमंडल के अलग-अलग प्लेनेट के सामने से गुजर रहा था, तो उसी समय ये अर्थ के ऊपर से भी सोलर विंड गई, और सोलर विंड अभी भी चलती है। ठीक है। तो इसमें जब ये हमारे टुवर्ड्स द अर्थ आए, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था, जो कि काफी वीक था, जो कि काफी हल्की गैसों से बना था, अर्थ का कोई बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन नहीं था, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। तो जब यही सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर से होकर गुजरी, तो हमारे एटमॉस्फेयर की हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को इसने क्या किया, अपने साथ बहा कर ले गई। अपनी फ्लो में इसने जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस थी, उसको फ्लो के साथ लेकर गई। तो एग्जिस्टेंस में थी हाइड्रोजन और हीलियम, बट जैसे ही सोलर विंड के ये संपर्क में आती है, सोलर विंड इसको अपने साथ क्या करती है, ब्लो करा कर लेकर जाती है। जिस तरीके से वेदरिंग के बाद जो रेत होती है हमारी चट्टानों पे, तो उसे विंड कैसे उड़ाकर लेकर जाती है, वैसे ही सोलर विंड ने, उसको अपन बोलते हैं सोलर विंड, तो वैसे ही सोलर विंड ने क्या करी, हमारे जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम एग्जिस्ट करती थी, उसको अपने साथ उड़ाकर ले गई। और अर्थ जो है, फर्स्ट फेज में ही मैं बोलूंगा कि एटमॉस्फेयर लेस हो गया, मतलब एटमॉस्फेयर बचा ही नहीं अर्थ पे। जो एटमॉस्फेयर था, जो एग्जिस्ट करता था, किसका, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का, उसको अपने साथ सोलर विंड लेकर चली गई। ठीक है। मतलब फर्स्ट फेज के बाद हमारा एटमॉस्फेयर या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर लेस हो गया, किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। ये फर्स्ट फेज की कहानी है। अब अपन लोग सेकंड फेज में चलते हैं। ठीक है। फेज सेकंड। अब समझना, अर्थ में अभी प्रोसेस ऑफ कूलिंग चल रही है, मतलब धीरे धीरे अभी क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है वो ठंडी होती जा रही है। इस प्रोसेस ऑफ कूलिंग में क्या होता है कि अर्थ का जो आउटर एरिया होता है, अभी जो इनर एरिया है वो तो कैसा है, एकदम सॉलिड है। ठीक है, वो कैसा है, एकदम सॉलिड है बोल रहा हूँ, गर्म है अभी। बट इसका जो आउटर एरिया है, इस अर्थ का जो आउटर एरिया है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और अंदर हमें लेटेंट हीट देखने को मिलती है, अंदर हमें गैसें देखने को मिलती है। बट ऊपर का जो एरिया होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ही आप मान के चलो, ये हमारा अर्थ है। तो ये अर्थ की जब हीट लूज होना स्टार्ट होगी, तो हीट पहले बाहर की, जो बाहरी परत है, जो आउटर लेयर है, उसकी हीट क्या होगी, लूज होगी। अब इसके कारण से जो आउटर लेयर था वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसने अपनी जो हीट है उसको एमिट कर दिया है। बट अंदर का जो पार्टिकल्स है या फिर अंदर का जो पदार्थ है, जो मैटर है, अभी उसने अपनी हीट को लूज नहीं किया, जिस कारण से अभी भी वो कैसी है, लिक्विड अवस्था में है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। बट बाहर से एक छोटी सी पपड़ी, एकदम मतलब थिन लेयर बन चुकी है, जो कैसी है, सॉलिड है। मतलब बाहर से हमें क्या देखने को मिलता है, सॉलिड देखने को मिलता है। बट अंदर अलग अलग गैसेस और बहुत अत्यधिक टेम्परेचर वाला मैग्मा, उसके साथ साथ बहुत अत्यधिक टेम्परेचर वाला जो मैटर है, वो ट्रैप हो चुका है। अब ये अंदर फंसी हुई गैसें जो है और जो मैग्मा है, वो क्या करेगा, बाहर की ओर पुश करेगा। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हल्का होगा, तो वो कोशिश करेगा कि बाहर आए। और पर बाहर क्या बना हुआ है, हमारी एक छोटी सी थिन लेयर बनी हुई है, जो कि सॉलिडिटी है, मतलब जो सॉलिड है। तो इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कूलिंग के दौरान, जब बाहर तो हमारा ठोस पदार्थ बन जाता है, क्रस्ट टाइप का बन जाता है, बट अंदर के जो पदार्थ होते हैं अभी भी लिक्विड अवस्था में होते हैं, अंदर बहुत सारी गैसेस होती है। तो इस कारण से क्या होता है कि अंदर का जो मैग्मेटिक पदार्थ है या फिर अंदर का जो गैसें है या लिक्विड वाला पदार्थ है, वो बाहर आने की कोशिश करता है। और बाहर ये जो थिन लेयर बनी हुई है, ये सॉलिड पार्टिकल की है, इसको ये अचानक से तोड़ता है ना। और बाहर किसके रूप में आता है ये, ज्वालामुखी के रूप में। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, अर्थ पे बहुत सारे ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, जिसको हम ग्रेट वॉल्केनिक पीरियड बोलते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डीगेसिंग। ठीक है। ये हमारा है सेकेंड फेज। ये है फेज नंबर सेकेंड, जब हमारा एटमॉस्फेयर का ये सेकेंड बनने का ये सेकेंड पार्ट है।
इसमें क्या हुआ, इसमें हुई प्रोसेस ऑफ डीगेसिंग, मतलब अंदर पे जो गैसेस थी, जो ट्रैप थी, वो अब क्या आ रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ, अरे यार एक मिनट है, प्रोसेस ऑफ डीगेसिंग हुई, और इसके थ्रू हमारी जो अंदर की गैसेस थी वो कहाँ पर आ गई, बाहर आ गई। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी गैसें बाहर आएगी। स्वाभाविक सी बात है, ये जो बाहर निकल रहा है ये हमारा क्या है, एक तरीके से वॉल्केनो है। और वॉल्केनिक मैटर में कौन कौन सी गैसें बाहर आएगी, सबसे पहले हमें जो देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी H2O, मतलब वाटर वेपर। वाटर वेपर के बाद क्या आएगा, बाहर आएगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद और क्या बाहर आएगा हमारा, मीथेन। उसके बाद और क्या बाहर आएगा हमारा, नाइट्रोजन। इस तरीके से जो गैसें हैं वो हमें, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके की जो गैसें हमें वो प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग के दौरान या फिर ग्रेट वॉल्केनिक पीरियड के दौरान हमें हमारे अर्थ के इंटीरियर से बाहर आते हुए देखने को मिलती है। तो फर्स्ट फेज के लास्ट स्टेज में जो हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर लेस था, अब वहां पे फिर से सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बनता है। ये जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर बनता है, इसमें हमें कौन कौन सी गैसें देखने को मिलती है, तो इस सेकेंडरी एटमॉस्फेयर में हमें H2O देखने को मिलती है, मतलब वाटर वेपर देखने को मिलती है। इसमें हमें देखने को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमें देखने को मिलती है मीथेन, इसमें हमें देखने को मिलती है नाइट्रोजन, इसमें हमें देखने को मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसी अलग अलग गैसें जो है हमें देखने को मिलती है। और ये सारी गैसें जो थी, सल्फर भी देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, ये सारी की सारी गैसें जो थी वो कहीं ना कहीं यूजलेस है। अगर अभी वर्तमान संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम गैसेस जो है वो यूजलेस है, क्योंकि अभी यहाँ पे O2 नहीं आई है। हमारी जो ऑक्सीजन है, जो कि जिसको अपन लोग जीवन दायिनी गैस बोलते हैं, अभी तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई है। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड फेज। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर है। जब ये वाटर वेपर ऊपर जाएगी तो वाटर वेपर के ऊपर जाने के बाद क्या होगा, इसका धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने के बाद यहाँ पे क्या बनेंगे, आपके क्लाउड बनेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या बनेंगे, क्लाउड बनेंगे। अब क्यों क्लाउड बने, ये सब बाद की प्रोसेस है। मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि क्लाउड क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस तरीके से बढ़ती है टेम्परेचर घटने के साथ, एडियाबेटिक कूलिंग कैसे होता है। ठीक है, वाटर वेपर प्रेशर जो होता है वो किस तरीके से क्लाउड बनने और रेनफॉल में हेल्प करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस अभी इतना समझो कि जैसे ही हमारी वाटर वेपर ऊपर गई, कूलिंग हुई, ठंडी हुई, उसके बाद हमारे क्लाउड बने, और क्लाउड बनने के बाद बहुत तेजी से क्या होती है, रेन होती है, इस प्रकार से। अब रेन होने के बाद क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर, सॉरी, अर्थ पर वॉल्केनिक प्रोसेस से जो सिल्ड बनी थी, जैसे ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये एक वॉल्केनिक सिल्ड बन गया। ठीक है, एक वॉल्केनिक क्या बन गया, सिल्ड बन गया। और वॉल्केनिक सिल्ड के बीच में अगर आप देखोगे तो आपको डिप्रेशन देखने को मिलेंगे, गड्ढे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी खंड में, उसी डिप्रेशन में जो रेनफॉल से आया हुआ वाटर था वो क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। और पहली बार हमारे अर्थ पे ओशियन फॉर्म होते हैं, मतलब हमारे अर्थ पे पहली बार क्या बनते हैं, ओशियन बनते हैं, समुद्र बनते हैं, महासागर बनते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारे ओशियंस बनते हैं, यहाँ पर थोड़ा ओशियन बना देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे क्या बनते हैं, ओशियंस बनते हैं। आप सभी को पता है कि केमिकल प्रोसेस के दौरान यहाँ पे धीरे 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 पहली बार वाटर के अंदर लाइफ क्या करती है, इवॉल्व होती है। हमारी केमिकल प्रोसेस के थ्रू लाइफ क्या होती है, इसमें इवॉल्व होती है। और ब्लू ग्रीन एल्गी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जैसे ही ये इवॉल्व होती है, उसके साथ साथ हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि कोल्ड वाटर में बहुत जल्दी क्या हो जाती है, सॉल्युएबल होती है, मतलब घुल जाती है। तो बहुत जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी वो भी हमारे ओशियंस में घुल गई। उसके साथ साथ वाटर वेपर जो थी उसने रेनफॉल करके बड़े समुद्रों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। और उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन थी, वो नाइट्रोजन चूंकि स्टेबल गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि नाइट्रोजन के जो दो एन है इसके बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा, अपन वहाँ टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। तो बहुत लो रिएक्टिव गैस होती है हमारी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन स्टेबल रही, H2O का क्लाउड में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हुआ, और रेनफॉल हुई, ओशियंस बने, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी कहीं ना कहीं हमारी ओशियंस में घुल गई। ठीक है,
अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारी ओशियंस में पहली बार लाइफ का क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है, इवोल्यूशन होता है, सॉरी इवॉल्व होती है। और सबसे पहली बार जो है हमारी वो ब्लू ग्रीन एल्गी बनती है। अब ये जब ब्लू ग्रीन एल्गी बनती है हमारी, ठीक है, और इसके बाद हमारे प्लांट्स देखने को हमें मिलते हैं। तो इस कारण से पहली बार हमें क्या देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बार हमें क्या देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। अब जैसे ही प्लांट बनेंगे तो वो सिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ उनके पास जल तो है ही, उसके साथ उनके पास सनरेज भी है। और उसके बाद वो किसका निर्माण करेंगे, हमारी ऑक्सीजन। तो ये हमारी थर्ड फेज है। सेकेंड फेज में प्रोसेस ऑफ डीगेसिंग हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, H2O बनी, नाइट्रोजन बनी। पर थर्ड फेज में क्या होता है, थर्ड फेज ऐसा फेज है जहाँ पे हमें ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी जब आती है तो हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हमारी ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और धीरे 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 जो है हमारी ऑक्सीजन क्या होती चलती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ती चलती है। और इस टाइम पीरियड को, जो थर्ड वाला फेज है, इसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बन रही थी, ठीक है। और इसके बाद वर्तमान हमें क्या देखने को मिलता है, अभी जो हमारा मॉडर्न एटमॉस्फेयर है वो हमें देखने को मिलता है। और इस मॉडर्न एटमॉस्फेयर की जब अपन बात करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलती है, हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है 78% लगभग। उसके बाद हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। तो ऑक्सीजन तो आपको पता है कैसे बन रही है ना, 20.8 समथिंग। नाइट्रोजन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से बनी, है ना। और नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा इसीलिए है क्योंकि जब से ये बनी, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग में क्या हुआ कि ये सारी गैसें बनी, तो सारी कहीं ना कहीं यूज हो गई। बट ये नाइट्रोजन यूज नहीं हुई। और नाइट्रोजन इतनी इनएक्टिव गैस टाइप की है, मतलब इतनी लेस रिएक्टिव गैस है कि वो बहुत ज्यादा यूज में नहीं आती। इवन जो ह्यूमंस होते हैं, इवन जो प्लांट होते हैं, वो भी इसे डायरेक्ट यूज में नहीं ला सकते, जिस कारण से नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा है जो कि थर्ड फेज में बढ़ रही है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलती है, ऑर्गन देखने को मिलती है। और ऑर्गन के बाद हमें क्या देखने को मिलती है, CO2 देखने को मिलती है, जिसकी मात्रा जो है अभी थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, ठीक है। इसके बाद CO2 के बाद अगर अपन चले जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, नियॉन देखने को मिलती है, हीलियम देखने को मिलती है, मीथेन देखने को मिलती है, क्रिप्टॉन, इस प्रकार की गैसें देखने को मिलती है। और लास्ट में हमें हाइड्रोजन देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से बहुत सिक्वेंशियल तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। और करंट एटमॉस्फेयर में इस प्रकार की गैसें हमें देखने को मिलती है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी।